स्वागत दोस्तों, आपका चैनल से के सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों। प्रियंका गांधी समेत 6 सांसदों पर गंभीर आरोप लगाने वाले स्पीकर के खिलाफ प्रिविलेज का मोशन और स्पीकर को पोस्ट से हटाने को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोस्तों इस बीच बताएंगे प्रियंका गांधी समेत 6 सांसदों के द्वारा किस तरीके से स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कौन कौन सी नई मांग की गई है। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने एक ऐसी बात लोकसभा के सचिवालय को बोली कि विपक्ष के लोगों को एक बार फिर से इस मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने का मौका मिला है। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट जहां पर बंगाल के एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नया बड़ा फैसला दिया गया है। सोनम वांगचुक पर क्या बोला है बीजेपी का मंत्रालय कोर्ट में जाकर, और शरद पवार की तबियत को लेकर क्या नई बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी समेत 6 कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के महिला सांसदों पर स्पीकर के द्वारा गंभीर आरोप लगाना कि नरेंद्र मोदी के साथ कुछ भी हो सकता था, ये इन सांसदों का अपमान है और इसीलिए इन सांसदों के अपमान करने पर स्पीकर को उसके पोस्ट से हटाया जाना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसके तरह अगर आप लोग की कोई और राय है तो भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर लोकसभा में लगातार गतिरोध जारी है। दोस्तों ऐसे में हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। लोकसभा में बजट पर चर्चा की शुरुआत तक नहीं हो पा रही। विपक्ष अब स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव से पहले कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दांव चला है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने साथ में 6 और महिला सांसदों को इकट्ठा करके स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ एक चिट्ठी लिखी है। ओम बिरला को ही चिट्ठी लिखी है। एक महिला सांसद ने प्रिविलेज मोशन का भी नोटिस दिया है। यानी दोस्तों लोकसभा में जारी गतिरोध के बीच में महिला सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कहा कि आपने हम लोगों के ऊपर गंभीर झूठे आरोप क्यों लगाए। आपने ये आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी अगर उस दिन आ जाते तो कुछ अप्रिय घटना हो जाती, क्योंकि महिला सांसद विरोध कर रही थी। हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन आपने हमारा मान हानि किया, हम लोगों के खिलाफ असत्य यानी झूठ बोला, निराधार मान हानिकारक आपने वक्तव्य दिया, इसीलिए आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और स्पीकर को लेकर अविश्वास का प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है। दोस्तों स्पीकर को संबंधित इस शिकायत में सांसदों ने कहा कि जब हम आपसे मिले थे तब हमसे आपने वादा किया था कि आप हमको न्याय दिलवाएंगे, बीजेपी के सांसद को सस्पेंड करेंगे जो महिलाओं के विरोध में उल्टे सीधे बयान दे रहे थे। महिला सांसदों ने पत्र में कहा कि आपने उस समय यह स्वीकार किया था कि यह गंभीर गलती हुई है और आप लोग कार्रवाई करेंगे बीजेपी वालों के ऊपर भी जो महिला सांसदों पर उल्टा बयान दे रहे थे। महिला सांसदों ने इस बात का प्रतीक बताया कि ऐसे मामलों में स्पीकर अब डिसीजन लेने वाले यानी खुद से निर्णय वाले अथॉरिटी नहीं रहे हैं। इनके ऊपर राजनीतिक लोगों का दबाव है और इस दबाव में ये काम करते हैं। सूत्रों की माने तो तमिलनाडु से कांग्रेस पार्टी की सांसद सुधा ने लोकसभा के स्पीकर की ओर से महिला सदस्यों पर आरोप लगाने वाली टिप्पणी कार्रवाई से एक्सपंज करने की डिमांड की है और आर सुधा ने स्पीकर को प्रिविलेज मोशन का नोटिस भी दिया है। गौरतलब है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव दिया है। दोस्तों कुल मिलाकर ओम बिरला अगर ये बोल रहे हैं कि महिला सांसदों के विरोध से नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ी साजिश चल रही थी, तो ये साफ तौर पर महिला सांसदों का अपमान है, पूरे सदन का अपमान है। जिस सदन के अंदर नरेंद्र मोदी अपने आप को असुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे, तो ये सदन के विशेष अधिकार का हनन है कि पूरे सदन को ही स्पीकर ने बदनाम किया है। अगर आप भी मानते हैं कि अब स्पीकर को उसके पोस्ट से हटाने का टाइम आ गया है, स्पीकर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी आना चाहिए और अविश्वास का प्रस्ताव तो दाखिल कर ही दिया गया है। दोनों तरीके से अब स्पीकर को घेरा जाना चाहिए। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में महिला सांसदों ने बीजेपी को असली आईना दिखाना शुरू कर दिया है, तो अपनी राय जरूर लेकर आगे चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया कि संसद में प्रधानमंत्री केयर्स फंड, राष्ट्रीय राहत कोष यानी पीएमएनआरएफ और राष्ट्रीय रक्षा कोष यानी एनडीएफ से जुड़े सवालों का वो जवाब नहीं देंगे। यानी बीजेपी सरकार का मंत्रालय कोई जवाब नहीं देगा। ये निर्देश सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने लोकसभा के सचिवालय को दिया है। यानी लोकसभा के सचिवालय को आकर बीजेपी सरकार का मंत्रिमंडल, उससे जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट बोल रहा है कि वो कोई जवाब नहीं देंगे। सवाल ये दोस्तों, ये तो जनता के पैसे हैं, चाहे प्रधानमंत्री केयर्स फंड में पैसा पड़ा हो या फिर प्रधानमंत्री एनआरएफ यानी राष्ट्रीय राहत कोष में पैसा पड़ा हो, एनडीएफ में पैसा पड़ा हो। जब ये पैसा जनता का है तो सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि पैसा कहां पर खर्च हो रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी का मंत्रालय कह रहा है कि वो इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि संसद में प्रधानमंत्री केयर्स फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय राहत रक्षा कोष एनडीएफ से जुड़े सवाल नहीं पूछे जा सकते। ये निर्देश खुद प्रधानमंत्री के कार्यालय ने लोकसभा के सचिवालय को दिया है। सांसद जनता के प्रतिनिधि हैं और उन्हें जनहित से जुड़े सवालों पर जवाब देना चाहिए। मोदी सरकार जनता के लाखों करोड़ रुपए का हिसाब क्यों नहीं देना चाहती? आखिर मोदी सरकार देश की जनता से क्या छुपाना चाहती है? क्या अब देश की संसद नरेंद्र मोदी के मनमर्जी से चलेगा? इसका जवाब नरेंद्र मोदी और बीजेपी वालों को देना चाहिए। ये सीधे तौर पर तानाशाही और संसद का अपमान और सांसदों के अधिकारों पर सीधा हमला किया गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल में
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर एक नई अपडेट आई है दोस्तों। अपडेट ये है कि बंगाल में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्देश पारित किया है। कोर्ट ने कहा है कि संवेदनशील मामलों में दोनों पक्षों की शंकाओं का समाधान होना जरूरी है और अदालत ने कहा कि एसआईआर में लगे 8505 अफसर जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीईओ को रिपोर्ट करेंगे। एक वकील की दलील से नाराज हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कहने लगे कि अनुशासन और गरिमा को बनाए रखिए, कोर्ट की बातों को ध्यान से सुनिए। और इसके बाद काफी ज्यादा तीखी बहस देखने को मिली है दोस्तों। हालांकि ये जो अपडेट दिया गया है इसे कोशिश की जा रही है कि जो चुनाव आयोग के अधिकारी है और जो राज्य सरकार के अंदर काम करने वाले अधिकारी हैं उनके बीच में आपस में समन्वय बनकर रहे ताकि एसआईआर की प्रक्रिया अच्छे तरीके से जमीन पर उतर सके। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। साथ साथ केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सोनम वांगचुक के सेहत पूरी तरीके से ठीक है, उन्हें जोधपुर स्थित एम्स के अंदर बेहतर उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पीवी वराले की पीठ को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी एएसजी और के एम नटराज ने बताया कि वांगचुक की हिरासत की समीक्षा के मामले में अभी तक कोई प्रगति नहीं हो पाई है। सुनवाई के शुरुआत में न्यायमूर्ति कुमार ने पूछा कि क्या वांगचुक की तबीयत सेहत को देखते हुए उनकी हिरासत पर कोई कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, कोई प्रगति हुई है क्या, यह काम हुआ है क्या। इस पर नटराज ने जवाब देते हुए कहा कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, उन्हें सबसे अच्छा इलाज मिल रहा है। यानी सोनम वांगचुक के वकील मांग कर रहे थे कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनको जेल से छोड़ देना चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार आकर कह रही है कोर्ट में कि वो सबसे ज्यादा जो बेस्ट सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है वो उपलब्ध कराई जा रही है। सोनम वांगचुक की जेल में तबियत खराब होने को लेकर बार बार अपडेट आती रहती है दोस्तों। ऐसे में उनको अभी भी जेल में रखे जाने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार। सवाल यह है कि ऐसा क्या सोनम वांगचुक को लेकर बीजेपी की सरकार ने देखा दोस्तों कि हर तरीके से उनको जेल में रखने के प्रयास किए जा रहे हैं, बिना किसी ट्रायल पूरा हुए उनको जेल में रखा गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को तबियत बिगड़ने के बाद पुणे के एक अस्पताल में भर्ती होने को लेकर अपने अकाउंट से जानकारी दी है दोस्तों। वरिष्ठ नेता को लगातार खांसी और सांस में तकलीफ आ रही थी, यानी सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। बारामती से पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में चिकित्सा जांच के लिए ले जाया गया, जहां पर उनको भर्ती कराया गया है। शरद पवार के भतीजे श्रीनिवास पवार ने बताया है कि आपको कुछ लक्षण उनके दिखाई दिए थे, जिसके बाद हमने अस्पताल में भर्ती कराने का फैसला लिया। रूबी हॉल क्लिनिक के प्रमुख पूर्वेज ग्रांट को स्थिति की जानकारी दे दी गई है और उनकी बेटी और लोकसभा के सांसद सुप्रिया सुले इस समय अपने पिता शरद पवार के साथ में अस्पताल में भर्ती हैं दोस्तों। अस्पताल प्रमुख ग्रांट के अनुसार शरद पवार सुबह से खांसी से तकलीफ में थे और जल्दी से जल्दी उनकी जांच को लेकर भी कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों उनके भतीजे अजित पवार की हत्या के मामले को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं तथाकथित हत्या के मामले को लेकर, उस बीच में अब शरद पवार का बीमार पड़ जाना कहीं ना कहीं एनसीपी पार्टी के लिए एक और बड़ा झटका है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और उम्मीद करिए कि शरद पवार जल्द से जल्द ठीक होकर फिर से वापस लौटे और अभी भी 5-6 साल तक आराम से राजनीति कर सकते हैं शरद पवार। ऐसे में उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे वैसे वैसे कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। सूबे की राजनीति में लखनऊ के अंदर रविवार को लोधी समाज का एक बड़ा सम्मेलन होता है। लोधी राजपूत समाज से जुड़े लोगों ने सांसद, विधायक और मंत्री समेत तमाम नेताओं के शिरकत के बाद एक बड़ा ऐलान किया और इस सम्मेलन के जरिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर जातिगत संतुलन को बनाए रखने के लिए लोधी समाज ने एक बड़ा संदेश दिया है। लोधी समुदाय का सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी के लोधी समाज से आने वाले विधायक राजपूत ब्रजभूषण राजपूत और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच में सियासी टकराव देखने को मिला था दोस्तों। और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लोधी समाज का एक तरफा वोट मिलता है, तो ऐसे में एक और ऐसा समाज जो बीजेपी को खुलकर वोट करता है वो भी अब पंचायत बुलाकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहा है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कुलदीप सेंगर को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। रेप पीड़िता के पिता की मौत के मामले को लेकर जमानत नहीं मिली है दोस्तों। बार बार बीजेपी का पूर्व विधायक जो कोशिशें कर रहा है, जिसको कई सारे नेताओं का समर्थन मिला हुआ है दोस्तों, अपने वकीलों को भेज कर कोर्ट के अंदर बार बार याचिका दाखिल करते हुए जमानत की मांग कर रहा है। हालांकि इससे पहले जमानत दे दी गई थी, लेकिन फिर जब जोरदार तरीके से समाज में विरोध हुआ तो उसके बाद जमानत को रद्द कर दिया गया और एक बार फिर से ये व्यक्ति जमानत के लिए याचिकाएं दाखिल कर रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके के लोगों के पास जमकर पैसा है, अंधाधुन पैसा है दोस्तों, और वकीलों को हायर करके जैसे तैसे जेल से बचने की कोशिश कर रहा है और आज नहीं तो कल फिर से सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट से फैसला आ जाएगा तो इसको जमानत देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर फिर से विरोध जारी रखेगा जाएगा तो फिर जमानत को रद्द कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने का कोई औचित्य नहीं है। इसके बावजूद बार बार याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति की याचिका दाखिल करने पर भी कोर्ट को कम से कम 2-3 साल का ब्रेक लगा देना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लेकर जाएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आने से डरते हैं क्योंकि उनको सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि यह बात कुछ दिन पहले शुरू हुई थी जब एमएम नरवणे की किताब को लेकर हमने मुद्दा उठाया था। उसके बाद सदन को नहीं चलने दिया जा रहा है। जानबूझकर ये लोग सदन को नहीं चलने देना चाहते और नरेंद्र मोदी अब सदन के अंदर आते भी नहीं है। यानी जब से राहुल गांधी ने एमएम नरवणे वाला मामला उठाया दोस्तों, एकदम चुप्पी साध कर नरेंद्र मोदी घर में बैठे हुए हैं। इसे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के लोग जो 56 इंच की छाती वाला एक ढोल पीटते थे वो पूरी तरीके से ढोल फट चुका है और अब पता है कि सदन में आकर जवाब नहीं दे सकते नरेंद्र मोदी। तो कहीं ना कहीं सदन से भागने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कब तक भागेंगे? सदन में जवाब आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। एमएम नरवणे वाले किताब के वाले मामले को लेकर जब तक जवाब सामने नहीं आएगा नरेंद्र मोदी को सदन में आने भी नहीं दिया जाएगा। ये बात एकदम तय है। साथ साथ बिहार विधानसभा के अंदर परिषद जो है विधानसभा का विधान परिषद, उसमें नीतीश कुमार और राबड़ी देवी एक दूसरे के आमने सामने आ गए दोस्तों और महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध की घटना को लेकर दोनों नेताओं के बीच में जमकर बहस देखने को मिली। हंगामे के दौरान मुख्यमंत्री और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई और माइक्रोफोन बंद करने के कारण उनकी बात सुनाई नहीं दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति राम बच्चन राय ने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। दरअसल दोस्तों राबड़ी देवी जी के द्वारा जो सवाल उठाया गया था वो दुष्कर्म से जुड़े मामले को लेकर और नीतीश कुमार इस पर जवाब नहीं दे पा रहे तो इधर उधर की भटकाने वाली बातें करने लगे। आरजेडी पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार कहते हैं कि जब ये लोग सत्ता में थे तब इन्होंने कोई काम नहीं किया, महिलाओं के लिए तो कुछ नहीं किया। 2005 में हमारे सत्ता में आने के बाद से बिहार का स्वर्णिम विकास हुआ, सर्वांगीण विकास हुआ और राज्य के अंदर हर क्षेत्र में तरक्की हुई। और उपसभापति राम बच्चन राय ने हंगामे पर मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि महिलाओं से जुड़े दुष्कर्म के मामले को लेकर आरजेडी ने सवाल खड़ा किया और राबड़ी देवी के सवाल पर नीतीश कुमार वही पुराना रटा हुआ बयान देने लगे कि जब से हमारी सरकार आई है ये हो गया वो हो गया, जंगल राज खत्म हो गया। लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे कि उनके कार्यकाल के दौरान इतना बड़ा कांड हो गया, नीट परीक्षा की तैयारी कर रही एक छात्रा के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ और इतनी हाई प्रोफाइल मामले पर उनकी सरकार चुप्पी साध कर बैठी रही। पप्पू यादव तक को गिरफ्तार कर लिया और अब इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार कन्नी काटने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राबड़ी देवी ने जमकर लपेटा है दोस्तों। अब सदन की कार्रवाई स्थगित होगी तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बवाल मचा होगा। वहीं पर बिहार से सटे राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ ये कि उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के अंदर बजट सत्र की शुरुआत से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने विधानसभा परिसर के अंदर जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास एकत्र होकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य आशुतोष सिन्हा ने बजट सेशन को लेकर साइकिल से विधानसभा पहुंचकर अपना विरोध जताया। दोस्तों वाराणसी में तोड़फोड़ किए जाने के मामले को गंभीरता से उठाया गया। नेता विधानमंडल कांग्रेस पार्टी की आराधना मिश्रा ने भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह पर ये लगातार हंगामा जारी रहा। दोस्तों मंगलवार तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है और सर्वदलीय मीटिंग भी बुलाई गई है जिसमें अध्यक्ष सतीश महाना सभी दलों के लोगों से बातचीत करेंगे। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि राज्य में कई तरीके के मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी कन्नी काटने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी को एक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मणिकर्णिका का घाट वाला मामला हो या फिर स्वामी अमृतोच्चानंद सरस्वती वाला मामला हो, दोस्तों दोनों मुद्दे पर कुछ न कुछ बयान जरूर देना पड़ेगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर खुद ही अपनी राजनीति में फंस चुकी है। अपने ही नेता जातिगत पंचायत कर रहे हैं और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लोग शंकराचार्य के मामले को लेकर कोई जवाब नहीं दे पा रहे, बुरी तरीके से फंसे पड़े हैं। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि सोनम वांगचुक को जेल से रिहा क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इस पर जवाब दीजिए। तो अब कोर्ट में जब वकील पहुंचे, सरकारी वकील पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि एम्स के अंदर उनका अच्छा इलाज चल रहा है, उनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उनका सेहत अच्छा है, इसीलिए उनको जेल में रहना चाहिए। और वांगचुक के वकील ने हिरासत पर विचार करने के लिए बोला था, लेकिन बीजेपी की केंद्र सरकार कह रही है कि उनको अच्छा इलाज दिया गया है और वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, इसलिए उनको अब जेल से नहीं छोड़ा जाएगा। सवाल यह है कि सोनम वांगचुक को जेल में रखने के लिए बीजेपी की सरकार इतना उत्साहित क्यों है, इसका जवाब तो जरूर देना चाहिए। लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर T20 विश्व कप को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में 15 तारीख को मैच होगा या नहीं होगा, इस पर चर्चाएं लगातार जारी है। पाकिस्तान ने कहा कि क्योंकि भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई करवाई, यानी बांग्लादेश को ICC T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया, तो फिर इसीलिए पाकिस्तान भी बांग्लादेश का साथ निभाते हुए बांग्लादेश के साथ में अपनी मजबूती दिखाते हुए भारत के साथ में 15 तारीख को होने वाले मैच को नहीं खेलेगी। दोस्तों ऐसे में तय शेड्यूल के अनुसार ये मैच 15 फरवरी को कोलंबो के अंदर खेले जाने वाला है। पाकिस्तान के PCB बोर्ड के मोहसिन नकवी को मनाने के लिए ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लोग पहुंचे थे और काफी चर्चा हुई है। उसके बाद जो संकेत मिल रहा है वो ये कि पाकिस्तान 15 तारीख को भारत के साथ कोलंबो में होने वाले मैच को खेलने के लिए तैयार हुआ है, राजी हो गया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है दोस्तों कि क्या बीजेपी सरकार पाकिस्तान के साथ में मैच खेलने की इजाजत देगी। और वैसे भी जो स्थिति है आज की डेट में दोस्तों, उसमें भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने तो इजाजत दे रखी है, लेकिन ये इजाजत मिलनी नहीं चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट से जुड़ा हुआ संबंध रखने का कोई औचित्य नहीं है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी सरकार को हिम्मत
दिखानी चाहिए और पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके के क्रिकेट या कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहिए। अगर वाकई पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोलना है तो हर मोर्चे पर मोर्चा खुलना चाहिए। दोस्तों ये नहीं है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप करवा लेंगे, मैच करवा लेंगे क्योंकि कुछ लोगों को फायदा मिल रहा है। आप लोग जानते हैं कि देश के कौन कौन से बड़े उद्योगपति हैं जो क्रिकेट के ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े मामले को लेकर काम करते हैं। दोस्तों यानी किनकी कंपनी है जो क्रिकेट ब्रॉडकास्ट करवाती है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर मणिपुर के उखरुल जिले के अंदर व्यवसायिक कस्बे लितान में बड़ा तनाव बढ़ गया। हालांकि भारी सुरक्षा बल तैनात के बीच में फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण है। पुलिस के अनुसार तांगखुल नागा और कुकी समुदाय के बीच में हिंसक झड़प देखने को मिली। दरअसल दोस्तों करीब 11:30 बजे के आसपास लितान बाजार में हिंसा भड़क गई। इस दौरान उपद्रवियों ने स्वचालित हथियारों और राइफलों से गोलीबारी की, जिससे इलाके में दहशत पैदा हो गई। मणिपुर के अंदर शांति को बहाल करने के लिए जो तैयारियां की गई थी और नए सरकार का गठन हुआ था, उस सरकार के गठन से कुछ खास फर्क नजर आता नहीं है। 7 फरवरी की शाम को लितान के अंदर एक शराब के नशे में झगड़ा हुआ था, जिसमें तांगखुल नागा समुदाय के स्टारलिक नामक व्यक्ति के साथ कथित रूप से मारपीट की गई थी, जिसके बाद माहौल गर्मा गया। दोस्तों यानी 3 समुदाय है जिनके बीच में काफी संघर्ष देखने को मिलता है। एक नागा समुदाय, दूसरा कुकी समुदाय और तीसरा मैतई समुदाय। और इन समुदाय के बीच में थोड़ी थोड़ी सी बातों को लेकर विवाद इतना आगे बढ़ जाता है कि दंगे फसाद और उपद्रव तक हो जाते हैं। अब देखना यह है दोस्तों कि तीनों समाज के बीच में आपस में दोस्ती कैसे मेंटेन रखी जा सकती है। कांग्रेस पार्टी के टाइम में, सरकार के टाइम में मणिपुर पूरी तरीके से शांत था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है, जो दूसरा कार्यकाल था एन बीरेन सिंह का, उसमें तो और ज्यादा तबाही मणिपुर में हुई है। और अब जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनसे भी कुछ खास उम्मीद है नहीं, क्योंकि मैतई समुदाय का उनको नेता माना जाता है। इसलिए कुकी समुदाय के लोग नहीं चाहते हैं कि वो फिर से राज करे, और इसीलिए दोनों समुदायों के बीच में जो आपस में मतभेद था उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वर्तमान मुख्यमंत्री। अब देखना ये होगा, 6 महीने का टाइम नए मुख्यमंत्री को देना चाहिए कि ये क्या करते हैं, लेकिन आज की स्थिति में कह पाना काफी मुश्किल है कि ये कुछ कर पाएंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर राजधानी दिल्ली के 15 स्कूलों में सोमवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा मेल मिला है और मेल में दावा किया गया है कि 13 फरवरी को तकरीबन 1:11 पर संसद में ब्लास्ट होगा और दिल्ली को खालिस्तान बना देंगे। अधिकारियों ने बताया कि 8 धमकियां बाद में फर्जी पाई गई है। ईमेल में आतंकी अफजल गुरु और पंजाब को खालिस्तानी बताने का भी जिक्र किया गया है, बनाने का जिक्र किया गया है। और धमकी के बाद स्कूलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में फायर सर्विसेज यानी DFS के मुताबिक सुबह अलग अलग इलाकों के अंदर स्कूलों में इमरजेंसी कॉल आई, जिसमें फायर टेंडर और बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की मांग की गई थी। इसके बाद जो धमकी भरा मेल है दोस्तों, उसमें लिखा हुआ है कि अफजल गुरु की याद में दिल्ली बनेगा खालिस्तान। 1:11 पर होगा धमाका। 13 फरवरी को 1:11 पर संसद भवन में ब्लास्ट होगा। पंजाब खालिस्तान है, खालिस्तान नेशनल आर्मी, यानी दोस्तों खालिस्तान से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है, खालिस्तानी आतंकियों से जुड़ा हुआ पूरा मामला बताया जा रहा है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें दिल्ली पुलिस ने पूर्व थल सेना के जो हमारे प्रमुख है दोस्तों जनरल रिटायर्ड MM नरवणे, उनकी जो अप्रकाशित किताब थी, यानी जो किताब अभी तक सबके सामने नहीं आई, उस किताब की कॉपी कैसे बाहर आ गई, इस बात की जांच करने लगी है और FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने सोमवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज फोरम पर ऐसी जानकारियां सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी नामक किताब की प्री प्रिंट कॉपियां बिना अनिवार्य मंजूरी के सर्कुलेट की जा रही है और इसीलिए इस पूरे मामले पर FIR दर्ज करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। दोस्तों अब कांग्रेस पार्टी ने तो इसका PDF सबके सामने उजागर कर दिया था और सबको दे भी दिया था, इंस्टाग्राम पर डाल भी दिया था। ऐसे में देखना यह होगा कि कार्रवाई के नाम पर किस तरीके से विपक्ष के लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जाएगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। दोस्तों MM नरवणे की किताब जो अनपब्लिश्ड किताब है, सबको पता है कि पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन किताब तो उन्हीं की है, ये बातों वो खुद भी मानते हैं। और बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरीके से इस संसद के सत्र में फंसे हैं दोस्तों, पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जाने वाली है वो जरूर और ज्यादा एग्रेसिव तरीके पर होगी। जो भी जानकारी से जुड़ी आगे आती रहेगी, आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें हैदराबाद के सांसद सदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता तौकीर निजामी ने विवादित बयान दिया है। दोस्तों तौकीर निजामी ने कहा कि मुसलमान 3 तरह के होते हैं। निजामी ने कहा कि एक जूता चाटने वाले, दूसरा जूता खाने वाले, तीसरा जूता मारने वाले। तौकीर रजा ने भोपाल में कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले तरह के मुसलमान कांग्रेस पार्टी में है, यानी जूता चाटने वाले मुसलमान कांग्रेस पार्टी में है। दूसरी तरफ बीजेपी वाले हैं, यानी दूसरे मुसलमान जो जूता खाने वाले हैं वो बीजेपी में है। और तीसरा जो मुस्लिम है वो AIMIM में है, यानी 3 तरह के मुसलमान है जो 3 अलग अलग पार्टियों में है। उनके मुताबिक कांग्रेस पार्टी में जो मुसलमान है वो जूता चाटने वाले हैं और जो भारतीय जनता पार्टी में है वो जूता खाने वाले हैं। ऐसे में सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि तौकीर निजामी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए जो विवादित बयान दे रहे हैं, क्या उन्होंने महाराष्ट्र की वो खबर सुनी जिसमें महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट करके इस्लाम पार्टी की एक पार्षद को मेयर बना दिया, यानी नसरीन बानो को मेयर बनाया गया, जबकि AIMIM ने इस्लाम पार्टी से आने वाले उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया और वॉकआउट कर दिया, चुनाव में हिस्सा नहीं लिया और शिंदे को फायदा पहुंचाया। ऐसे ही दोस्तों एक खबर अमरावती से आती है, जहां पर अमरावती में AIMIM के
नेता ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करके उनको मेयर बना दिया। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर तेजस्वी यादव ने जमीन के बदले नौकरी केस में आरोप स्वीकार करने से इनकार किया है। मुकदमा लड़ने का फैसला लिया है। कोर्ट ने आरोप तय करने के बाद ट्रायल की प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। अब आगे सुनवाई होगी, सबूत पेश करने का दौर शुरू होगा और आरजेडी ने इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए सारे आरोपों को खारिज कर दिया। यानी कोर्ट में मांग की गई थी, बोला गया था कि अगर तेजस्वी यादव आरोप को स्वीकार कर लेंगे तो केस यहीं खत्म हो जाएगा और उनको सजा भी दी जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि आरोप को स्वीकार करने का कोई मतलब ही नहीं है और जब वो बेगुनाह है तो फिर आरोप क्यों स्वीकार करेंगे, और इसके बाद विरोध करने का ऐलान किया गया। अब इस पूरे मामले पर धीरे धीरे करके प्रक्रिया शुरू होने वाली है, यानी कार्रवाई शुरू होने वाली है। हमारे साथ लगातार जुड़े हैं दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से आगे भी पहुंचती रहे, सिलसिलेवार तरीके से पहुंचती रहे। देख रहे थे आप लोग का अपना चैनल जय हिंद जय भारत।